everyone. So today we will start the new chapter and the name of the chapter is Kings and Kingdoms. So let's begin the chapter. Chapter 2, Kings and Kingdoms. Through this chapter you'll be learning objectives. Through this chapter you will be able to know about rise of new kingdoms, the tripartite struggle of Kannauj, impact of Turco-Afghan invasions, rise of Rajput clans, a case study, the Cholas. Now let's start. The early medieval period from 8th century to 12th century AD was the period of the emergence of new dynasties in different parts of the subcontinent of India. अब जो medieval period की जब starting हुई थी, जैसे 8 to 12th century AD के टाइम वो टाइम वो था जब नई नई डायनेस्टीज जो है बनी थी अलग अलग सबकॉन्टिनेंट में. तो ये सारी डायनेस्टीज की डिजायर थी कि हर कोई चाहता था कि हम अपना बड़ा एम्पायर बनाएं. Therefore, they continually fought with each other to gain control of more land and increase their wealth. तो वो चाहते थे कि वो एक दूसरे से लड़ना हर टाइम लड़ते रहते थे ताकि हम कब्जा करें. दे कीप ऑन फाइटिंग विद ईच अदर ताकि ज्यादा लैंड उन्हें मिल सके. अ नंबर ऑफ राजपूत किंगडम्स भी इमर्ज हुए इसी टाइम पर. अब वर्ड राजपूत लिया गया है संस्कृत से. राजपूत का मतलब राजपुत्र, सन ऑफ अ किंग, राजा का पुत्र. तो वो बिलीव करते थे themselves to be the descendants of the sun god सूर्यवंश, the moon god चंद्रवंश एंड फ्रॉम एंशियंट किंग्स. तो वो लोगों का मानना था कि जो राजपूत को अपने आप को समझते थे कि हम तो मतलब साक्षात भगवान की ही बच्चे हैं, मतलब सन गॉड और मून गॉड के वंश हैं. तो अमंग ऑल द राजपूत किंगडम में से जो चहामानस थे या चौहान्स थे सबसे प्रोमिनेंट थे. राइज ऑफ न्यू किंगडम्स. लैंड ग्रांट्स ग्रू इन नंबर इन 7th century एंड बिकेम वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री. अब जो लैंड क्या करता है, ग्रांट्स करता है, ग्रू इन सब नंबर में ग्री हुए 7th century में एंड वाइड स्प्रेड हो गए थ्रू आउट द कंट्री. So there was emergence of big landlords in different regions with various high-sounding titles such as Samanta, Mahasamanta और Rana. As Samantas ने gain किया power and wealth, they asserted their independence from their overlords. तो emergence हुआ किसका? बड़े बड़े landlords का अलग अलग regions में जिनके पास एक हाई साउंडिंग टाइटल, जैसे कि उनका नाम दिया गया समांता, महासमांता, राणा. तो एज जो समांतास थे उनको पास बहुत पावर थी, वेल्थ थी, क्योंकि वेल्थ ज्यादा होने की वजह से पावर थी. तो अपना वो इंडिपेंडेंस को शो करते थे कि उनका राज है और वो मानते थे कि हमें वो सब चीजें अपने लॉर्ड से मिली है. तो वन सच हिस्टोरिकल इंस्टेंस वो था इमरजेंस ऑफ राजपूतास इन डेक्कन में. वो एक हिस्ट्री में उनका नाम है. इन देयर प्राइमरी स्टेज दे वर द सबऑर्डिनेट ऑफ द चालुक्याज ऑफ कर्नाटका. अब जब शुरू के टाइम में जो थे ये राजपूतास जो थे वो चालुक्याज के सबऑर्डिनेट हुआ करते थे. मिड 8th century के अंदर जो दांती दुर्गा जो फाउंडर थे इस किंगडम के, ओवर थ्रू द चालुक्यन किंग कीर्तिवर्मन एंड टुक ओवर द लार्ज पोर्शन ऑफ द डेक्कन. तो उन्होंने क्या करा, जो 8th century के आसपास की बात है, दंती दुर्गा जो जिसने ये किंगडम को फाउंड किया था, उन्होंने चालुक्य के किंग जिसका नाम था कीर्तिवर्मन को वहां से हटा दिया, उन्हें निकाल दिया और पूरे ज्यादातर पोर्शन अपने पास डेक्कन का रख लिया. ही परफॉर्म द रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भा. वो एक रिचुअल को परफॉर्म करते थे जिसका नाम था हिरण्यगर्भा. When this ritual was performed with the help of Brahmanas, it was thought to lead the rebirth of the sacrifice as a Kshatriya, even if it was not no one by birth. अब जब वो क्या करते थे, ब्रह्मास के हेल्प से जब वो इस रिचुअल को करते थे, इस रिवाज का फॉलो करते थे, रीति रिवाज को, तो ये माना जाता था कि ये रीबर्थ होता है अगर कोई सैक्रिफाइस का, रीबर्थ ऑफ द सैक्रिफाइस, कि एज अ क्षत्रिय, अगर तुम एक क्षत्रिय हो, इवन इफ ही वाज नॉट वन बाय बर्थ, अगर वो बाय बर्थ क्षत्रिय नहीं भी होता है तो वो जब रीबर्थ के बाद वो हो जाता है. तो टेरिटरी जो थे राजपूतास की वो इट्स रीच्ड इट्स हाइट्स अंडर देयर एबल रूलर अमोघ वर्षा. फैक्ट ट्रेजर, सन एंड द मून ओरिजिन. अब राजपूत डिवाइड हुए बिटवीन सोलर एंड लूनर रेसेस एंड दोज क्लेमिंग टू कम फ्रॉम ग्रेट फायर पिट नियर अजमेर. Rajputs की habit of eating meat except beef and other traits suggest both foreign and aboriginal origins. Similarly, जो गुर्जारा प्रतिहारास थे वो लोकल ऑफिशियल्स थे जिन्होंने ग्रेजुअली कर्व्ड आउट अ किंगडम इन वेस्टर्न इंडिया, गुजरात एंड राजस्थान. प्रतिहारास प्रोमिनेंस में आए when their king नागभट्ट डिफेंडेड वेस्टर्न इंडिया को, उन्होंने डिफेंड किया फ्रॉम अरब इन्वेटर्स फ्रॉम सिंधी इन राजस्थान. मिहिर भोजा जो थी वो इज द ग्रेटेस्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के. He rebuilt the empire and again conquered Kannauj, which remained the Pratihara capital of for nearly a century. उन्होंने दोबारा से एम्पायर को रीबिल्ड किया
और उन्होंने फिर से कन्नौज पर कॉन्कर किया, जो प्रतिहारा कैपिटल, इट रिमेन्ड प्रतिहारा कैपिटल फॉर नियरली एक सेंचुरी तक रहे। उसका एम्पायर एक्सटेंड हुआ फ्रॉम कथियावारा से बिहार तक। ही टुक द टाइटल ऑफ आदि वराहा विच हैड बीन इंस्क्राइब्ड ऑन इट्स कॉइन्स। तो उसने टाइटल लिया आदि वराहा का, जो इंस्क्राइब था कॉइन्स पर। ही लेफ्ट अ पावरफुल किंगडम कंप्राइजिंग मालवा एंड पार्ट्स ऑफ राजपुताना एंड गुजरात टू हिज सक्सेसर्स। Another important kingdom of that period was Palas. Pala dynasty जो थी, it was founded by Gopala with their capital of Patliputra. उन्होंने डोमिनेट करा ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया को टिल मिडिल टू 19th सेंचुरी तक। ग्रेटेस्ट किंग of the Pala dynasty was Gopal son Dharmpal. Some Tibetan accounts tell us that कि Palas जो थे, they were patrons of Buddhism. धर्मपाला ने फाउंड किया फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उन्होंने फाउंड करी थी बिहार में। पालास ऑल्सो हैड ट्रेड लिंक्स विद साउथ ईस्ट एशिया। देवपाला लास्ट पावरफुल रूलर थे पाला डायनेस्टी के। ड्यूरिंग हिज रेन उनका किंगडम एक्सटेंड हुआ टिल प्रयाग, ज्योतिषपुर, असम, पार्ट्स ऑफ ओडिशा एंड पार्ट्स ऑफ मॉडर्न नेपाल। बट आफ्टर हिज डेथ पाला डायनेस्टी जो है वो कमजोर पड़ गई थी। ट्रिपर्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज। अब कन्नौज जो था वो एपी सेंटर था सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का नॉर्थ इंडिया में ड्यूरिंग द लॉन्ग रेन ऑफ किंग हर्षवर्धन। जब किंग हर्षवर्धन का रूल था उस टाइम पर जो कन्नौज था वो मेन सेंटर था, एपी सेंटर था पॉलिटिकल सारे डेवलपमेंट्स का। उसकी लोकेशन थी रिवर गंगा के पास। इट हेल्प टू फॉस्टर ट्रेड एंड एग्रीकल्चर इन दिस रीजन, जिसकी गंगा के पास होने की वजह से वहां से ट्रेडिंग इजीली होती थी, गुड्स की ट्रेड और एग्रीकल्चर। इवन आफ्टर किंग हर्षवर्धन की डेथ के बाद कन्नौज कंटिन्यू टू रिमेन इंपॉर्टेंट रहा फॉर डिफरेंट रूलिंग डायनेस्टीज के लिए, और इनका पोजेशन को माना गया टू बी इमेंसली बेनिफिशियल। दिस रिजल्टेड इन अ सीरीज ऑफ बैटल्स बिटवीन गुर्जारा, प्रतिहारास, राजपूतास एंड पालास फॉर कंट्रोल ओवर द सेंट्रल Ganges वैली इन जनरल, दैट इज कन्नौज इन पर्टिकुलर। फैक्ट रजत राजपूता रूलर्स ने पैट्रोनाइज संस्कृत, प्राकृत एंड अपभ्रंशा, द सो कॉल्ड मिक्स्ड लैंग्वेज which were the forerunners of various modern Indian languages. Rock cut Kailashnath temple at Ellora was built by one of the Rajputa kings, Krishna first. एक पहाड़ को, एक पत्थर को काटकर मंदिर बनाया गया था। वो भी किसने बनवाया था? राजपूता का एक किंग था जिनका नाम था कृष्णा फर्स्ट। They patronized Shaivism, Jainism, Vaishnavism and were also tolerant towards other religions को भी मानते थे। दिस फाइट विच वॉज एसेंशियली एम था उसका सिक्योरिंग सुप्रीम पोजीशन लेना अपनी पॉलिटिकल सीन ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में, उसको ट्रिपर्टाइट स्ट्रगल कहा। मेनली इन्वॉल्व 3 पार्टीज, क्योंकि ट्रिपर्टाइट कहने का मतलब ये था कि इसमें मेजर 3 पार्टीज थी। ट्रिपर्टाइट ट्राई, तो ट्राई मीन्स 3, तो इसलिए इसमें 3 पार्टीज थी। आउटकम ऑफ ट्रिपर्टाइट स्ट्रगल, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द किंगडम्स वीकेंड देयर रिसोर्सेज। अब जब सब में लड़ाई हुई तो उनके रिसोर्सेज में कमजोर पड़ गई। वीकनेस कैसे आई? क्योंकि जब आप कंटिन्यू किसी चीज को यूज कर रहे हो, आपकी आर्मीज लड़ रही हैं, आपके एम्यूनिशंस, आपके गन्स, आपके रिसोर्सेज जो भी आपके पास है उनको आप यूज कर रहे हो, तो वो खत्म होंगे। एट द एंड ऑफ 9th सेंचुरी जो पाला किंगडम थे वो डिक्लाइंड हो गए अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ इन कमारा रूपा, मॉडर्न असम एंड उत्काला, मॉडर्न ओडिशा, asserting their independence. Eventually वो रिप्लेस्ड हुए बाय सेना रूलर्स। अब लास्ट सेना रूलर लक्ष्मण सेन वो डिफीट हुए बाय द कमांडर ऑफ दिल्ली सल्तनत मोहम्मद बख्तियार खिलजी 1200 सी में। आफ्टर सेना डायनेस्टी देवा डायनेस्टी पावर में आई इन ईस्टर्न बंगाल। फिर आया द गुर्जारा प्रतिहारा किंगडम भी डिक्लाइन सून आफ्टर वर्ड्स एंड इट्स सबऑर्डिनेट्स चौहान्स, चहमानाज एंड चंडेलाज, गुहिलाज, कालुचिरीज, परमराज एंड सोलंकीज एजर्टेड देयर इंडिपेंडेंस। प्रतिहारा किंगडम और वीक हो गया, उससे एनेबल किया महमूद गजनी जो एक अफगान के किंग थे, ताकि वो अपने वेस्टर्न इंडियन टेरिटरीज को मर्सिलेसली प्लंडर कर सके। इवेंचुअली जो यूनिटी नहीं थी उनके बीच में, एकता नहीं थी और दुश्मनी थी, कांस्टेंट राइवलरी उनके आपस में, जिसकी वजह से तुर्क्स को अपॉर्चुनिटी मिली ताकि वो इंडिया पर अपना राज कर सके और फाउंडेशन डाल सके दिल्ली सल्तनत। राष्ट्रकूटा किंगडम ने सेम फेट उन्होंने भी फेस किया। वन लाइन ऑफ चालुक्यास जो देयर सबऑर्डिनेट्स थे उन्होंने देखा कि व्हाट कम टू बी कॉल्ड द लेट चालुक्या डायनेस्टी, so this gave the final death blow to the declining राष्ट्रकूटा किंगडम। अब इम्पैक्ट क्या हुआ टर्को अफगान इन्वेजन्स का? इन द 10th सेंचुरी में एक नया किंगडम इमर्ज हुआ गजनी अफगानिस्तान में। उसका मोस्ट आउटस्टैंडिंग रूलर थे महमूद गजनी।
who raided and plundered India 17 times between 1000 and 1027 CE. उन्होंने इंडिया पर राज किया बहुत लंबे समय तक, या थोड़ा गैप भी हुआ बीच में, लेकिन उन्होंने इंडिया पर 17 टाइम्स तक उस पर अपना कब्जा रखा, 1000 से 1027 CE तक. He plundered the rich cities of North India जैसे कि नागरकोट, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज. महमूद इवन ऑक्यूपाइड पंजाब एंड मुल्तान. उनकी जो इन्वेजन्स थी उन्होंने एक्सपोज किया वीकनेसेस ऑफ इंडियन रूलर्स. महमूद ने यूज किया वेल्थ जो उसने लूट की थी इंडिया टू ब्यूटिफाई गजनी. अल बैरूनी जो ग्रेट पर्शियन स्कॉलर थे हु रोट अ बुक ऑन इंडिया कॉल्ड द किताबुल हिंद और तहकीक ए हिंद. उन्होंने अकंपनी करा गजनी ऑन हिज इंडियन एक्सपीडिशंस. ये जो बुक थी वो एक रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी था इंडिया पर इन दोज टाइम्स, उस टाइम पर. नेक्स्ट सीरीज ऑफ टर्किश इन्वेशन स्टार्ट हुई थी बाय शहाबुद्दीन महमूद गौरी इन 1175 CE. ही डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने डिफीट किया. सेकंड बैटल ऑफ तारी 1192 CE which laid the foundation of Turkish rule in India. अनलाइक महमूद गजनी जो इंडिया में आए, खाली वो प्लंडर वेल्थ, उनका मेन मकसद था कि इंडिया में जितनी भी वेल्थ है उस पर अपना कब्जा करना. तो आए तो वो इसलिए थे, उनका मतलब ये नहीं था. लेकिन गौरी जो थे उनकी तरह नहीं थे, वांटेड टू एस्टैब्लिश एन एम्पायर इन इंडिया. तो महमूद गजनी ने तो वेल्थ, पैसा, कब्जा चाहता, लेकिन मोहम्मद गौरी चाहते थे कि वो अपना एम्पायर बनाए. Why was Mahmud Ghazni not interested in establishing an empire in India? तो महमूद गजनी एम्पायर नहीं बनाना चाहते थे, उनका मेन मोटिव था वेल्थ. Impact of invasions. These Turco-Afghan invasions led to intermingling of cultures का intermingle होना, as had happened in the past with the coming of the Yunas and Kushanas. The religions culture prevailing जो थे इंडिया के अंदर at that time, उस टाइम पर, उसमें थे आइडियल वर्शिप और इलैबोरेट रिचुअल्स थे. उस टाइम पर भी बहुत सारे रीति रिवाजों को माना जाता था, मूर्ति पूजा होती थी. ऑन द अदर हैंड ये जो इन्वेडर्स थे वो इस्लाम के फॉलोअर्स थे. They brought the Islamic culture और concept वही लेकर आए थे. Rise of Rajput clans. अब tripartite struggle ने rise करा to a number of kingdoms throughout North and Central India. बहुत से ruled होते हुए some warlike clans of mysterious origin. While some Rajput clans ने claimed किया descent from the sun, Suryavanshi, some others trace their origin to the lunar family of the ancient Pandavas, Chandravanshis. Collectively उन सब ने reformed called Rajputas. टर्म राजपूत ने ऑरिजिनेट हुआ फ्रॉम संस्कृत वर्ड राजपुत्र विच मीन्स सन ऑफ अ किंग ऑफ समवन ऑफ रॉयल लाइनेज. तो राजपुत्र मतलब हो गया राजा का पुत्र, सन ऑफ अ किंग. तो पीपल ऑफ डिफरेंट राजपूत क्लैंस को वर नोन फॉर देयर ब्रेवरी एंड करेज. अलग अलग जो लोग हुआ करते थे, अलग अलग जगह से, अलग अलग जो उनकी बने हुए थे हिसाब, तो उनको राजपूत को स्पेशली माना जाता था उनकी ब्रेवरी के लिए, बहादुर होते थे, बहुत ज्यादा करेजियस थे. अमंग दीज क्लैंस चौहान्स चहामनाज इमर्ज एज सबसे पावरफुल थे आफ्टर द ट्रिपटाइट स्ट्रगल. अब चौहान्स जो थे देवर वासल्स ऑफ प्रतिहाराज. उनकी ग्रेटेस्ट रूलर वाज पृथ्वीराज चौहान, उनके सबसे ग्रेटेस्ट बहादुर रूलर थे, हु हैज आल्सो बीन रेफर्ड टू बाय हिस्टोरियंस एज राल पिथौरा. फैक्ट ट्रेजर. पृथ्वीराज चौहान रैन अवे विद संयुक्ता के साथ, वो रैन अवे डॉटर ऑफ हिज एनिमी रायचंद ऑफ कन्नौज एंड मैरिड हर. अब पृथ्वीराज चौहान ने जिससे शादी करी भागकर, वो उन्हीं के दुश्मन जो थे रायचंद कन्नौज के, उन्हीं की बेटी थी. फेमस पोएट चांद बरदाई, उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल पीस ऑफ लिटरेचर कंपोज किया जिस पर वो उनकी फॉकलोर थी. इट वाज कॉल्ड पृथ्वीराज रासो, जिसमें उन दोनों की कहानी थी. A branch of Chauhans founded the city of Ajmer, originally named Ajay Meru, and beautified with temples and palaces. Administration. New kingdoms divide हुए provinces में, जिनको भुक्तीस कहा गया, जिनको आगे further divide किया गया विषायाज में. अब गवर्नर जो थे वो इंचार्ज थे भुक्तीस एंड विषयपति लुक्ड आफ्टर विषयाज. अब विलेज जो था सबसे छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव विलेज, सबसे छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था विलेज हेडमैन, सपोर्टेड बाय विलेज कमिटीज. हेड उसका विलेज हेडमैन बनाया गया, उनके साथ सपोर्ट में उनकी विलेज की कमेटी थी. किंग्स ऑफ न्यूली इमर्ज किंगडम्स, जो इन्होंने अपनी हाई साउंडिंग टाइटल्स को अडॉप्ट करा, जैसे कि महाराज, अधिराज एंड त्रिभुवन. अब किंग जो थे इसको डिवाइस किया गया बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द फॉरेन मिनिस्टर्स, संधि विग्रह का.
स्टोर हाउस इंचार्ज, भद्गरिका, फोर्ट इंचार्ज कोटापल, कमांडर ऑफ आर्मी, महासेनापति एंड रॉयल प्रीस्ट राज पुरोहित। अब किंग ने मेंटेन किया अपनी आर्मी को और डिपेंड किया अपॉन हिज फ्यूटरीज फॉर ट्रूप्स एंड ऑर्नामेंट्स एट द टाइम ऑफ वॉर। अब किंग ने ग्रांट्स दिया ऑफ लैंड टू मेनी ऑफ हिज लेसर किंग्स ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स इंस्टेड ऑफ सैलरीज के जगह पर उन्होंने उनको ग्रांट प्रोवाइड किया। सोशल लाइफ, राजपूत जो थे वो क्षत्रियास वॉरियर क्लास का हिस्सा थे। बहुत से राजपूत जो रूलिंग द क्लासेस जो थे, दे क्लेम देयर लाइनेज फ्रॉम आइदर अग्नि, सन और मून। उन्होंने एंजॉय किया सोसाइटी में अच्छी स्टेटस, राजपूत को हाई स्टेटस माना जाता है। न्यू क्लास ऑफ क्लरिकल स्टाफ इमर्ज नोन एज कायस्थ हो गए। पोजीशन जो है विमेन की डिक्लाइंड हो गई इस टाइम पर, और बहुत सारी इविल प्रैक्टिस जैसे पॉलीगैमी, सती, चाइल्ड मैरिज, ये सब उस टाइम पर फॉलो होती थी। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर जो था इट वाज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन एंड लैंड रेवेन्यू फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उन्होंने फॉर्म किया स्टेट की ट्रेजरी का, क्योंकि उस टाइम पर लैंड के ऊपर टैक्स लेना उसी से उनका काम चलता था। बहुत इंटरनल भी और एक्सटर्नल ट्रेड भी टेक प्लेस होती थी इस टाइम पर। श्राइनीज और ट्रेड गिल्ड्स कैरिड ऑन ट्रेडिंग एक्टिविटीज। ट्रेड प्रिवेल्ड हुआ साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, मेडिटेरेनियन एंड वेस्टर्न वर्ल्ड। इंडिया ने एक्सपोर्ट करा टेक्सटाइल, स्पाइसेस, प्रीशियस स्टोन्स एंड इंपोर्टेंट हॉर्सेस एंड प्रेशियस मेटल्स। Now let's do the case study, the Cholas. Cholas came to in prominence in 9th century CE under Vijayalaya and conquered the Tanjore by defeating the Pallavas. Cholas आए थे 9th century CE under विजयालया, और जिन्होंने कॉन्कर करा था तंजोर। कैसे और उन्होंने कब कब्जा किया उस पर? पल्लवास को हराकर। सबसे इंपॉर्टेंट चोला रूलर्स थे और सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर है। राजा रंजा फर्स्ट, उन्हें मोहम्मदी चोला देवा या चोला मरियांदा subjugated the Cheras. He overran the eastern Chalukya kingdom of Vengi and also captured the island of लक्षद्वीप और मालदीव्स को भी उन्होंने कैप्चर किया। फिर आए राजेंद्र फर्स्ट, उन्होंने चोला किंगडम को ट्रांसफर कर दिया इनटू माइटियस किंगडम इंडिया में बाय द मिडल ऑफ 11th century CE। उन्होंने अंडरटुक किया मिलिट्री कैंपेन्स को नॉर्थ इंडिया में, क्रॉसिंग द रिवर गंगा एंड डिफीटिंग द नॉर्दर्न किंगडम्स को उसने हराया। तो मार्क दिस विक्ट्री को मार्क करने के लिए उन्हें अज्यूम किया टाइटल ऑफ गायकवांडा, जो कॉन्करर थे गंगा के। ही एनेक्स होल ऑफ श्रीलंका को उन्होंने अपने अंडर कर लिया। सुप्रीमेसी हो गई उनकी ओवर द पांड्या और पाला किंग्स के ऊपर, एंड उन्होंने एक्सपैंड कर दिया कमर्शियल कॉन्टैक्ट्स विद मलय पेनिनसुला। एडमिनिस्ट्रेशन, चोला किंग हेडेड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ran it with the help of ministers। अब चोला आर्म्ड फोर्सेस कंसिस्ट ऑफ कैवलरी, इन्फैंट्री, एलिफेंट्स एंड अ स्ट्रॉन्ग नेवी। चोला एम्पायर को डिवाइड किया गया मंडलाम्स में, प्रोविंस एंड वालंडर्स डिस्ट्रिक्ट्स। ईच वलांडू कंसिस्ट ऑफ सेवरल विलेजेस, लार्ज टाउन्स जो फॉर्म्ड हुए एक सेपरेट यूनिट कॉल्ड तनियोर। अब जो सिस्टम था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का वो बहुत ही वेल डेवलप था। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कैरिड हुआ विद द हेल्प ऑफ विलेज असेंबलीज जैसे कि और संभा, नागाराम, और एक कॉमन विलेज था, असेंबली थी। सभा वाज असेंबली ऑफ लर्नड मेन एंड नागाराम कंसिस्ट ऑफ मर्चेंट्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस। Details of functioning of village assemblies provide हुई in Uttarampur temple inscriptions of 919 CE and 921 CE. Inscriptions from the period mention very lenient punishment for offences जैसे कि theft and forgery. फिर आती है economic conditions। अब economic conditions थी, चोलास responsible थे for agrarian developments के लिए and expansion के लिए by bringing more area जैसे कि dry barren lands under cultivation and improving irrigation facilities। irrigation को was given special attention दिया गया। tanks, wells, dams, artificial lakes को बनाया गया ताकि वो इंश्योर कर सके इंक्रीज प्रोडक्शन। एंड एनीकट या डैम क्रॉस था कावेरी रिवर के that helped in increasing the productivity of थांजावुर। लैंड सर्वेस को अंडरटेक किया गया टू assess the fertility of land। अब क्या हुआ था कि जो चोला डायनेस्टी थी वो रिस्पॉन्सिबल थी एग्रेरियन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ उस टाइम पे। जो बैरन लैंड्स थे, ड्राई लैंड्स थे, तो वो उन सबको वो उन लैंड्स को कल्टीवेशन में लेकर आए ताकि वो फर्टाइल हो सके, इम्प्रूव करा जा सके, उनके इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया। इरिगेशन पर उन लोगों ने फोकस करा, डैम्स वगैरह बिल्ड करवाए, वेल्स वगैरह बिल्ड करे ताकि प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके। अब विलेज कम्युनिटीज ने लैंड ओन किया, एम्बैंकमेंट्स बनाई गई टू प्रिवेंट फ्लडिंग, वाइल कैनाल्स कैरिड वाटर डायरेक्टली टू द फील्ड्स थ्रू चैनल्स टू वाटर द क्रॉप्स। अब इकोनॉमिक लाइफ जो थी वो स्टेबल थी वहाँ के लोगों की। प्रोविजंस करे गए ताकि ट्रेड, कॉमर्स, आर्ट, क्राफ्ट, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा सके।
मेन सोर्सेज रेवेन्यू का टैक्स था, लैंड ट्रेड से, बूटी फ्रॉम कॉन्क्वेस्ट, जो चीजों के थ्रू उन्हें पैसा मिलता था। टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स, जिसे हम ब्रह्माद्या अग्रहा वर गिवन टू ब्राह्मण्स। ट्रेड वॉज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड ट्रेडर्स ने फॉर्म किया गिल्ड्स कॉल्ड मैनीग्राम एंड नानादेस। बेटर क्वालिटी रोड्स बनाई गई ताकि ट्रेड कॉमर्स को बढ़ाया जा सके। प्रॉस्परस ट्रेड लिंक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट थे विद अरेबिया, पर्शिया, चाइना एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, और इसकी वजह से जो कोस्टल एरिया थे वो फ्लरिश कर गए, उनमें फायदा हो गया और बहुत सारे फॉरेनर्स आकर सेटल हो गए। फिर आता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब चोला जो थे वो बहुत मतलब उनको शौक था आर्ट और आर्किटेक्चर का, उन्होंने सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किया इस फील्ड के अंदर। ब्यूटीफुल सिटीज तंजोर, गायकवांडो, चोलापुरम, दे हैव बीन विविडली डिस्क्राइब्ड एंड प्रेज्ड बाय राइटर्स ऑफ दिस पीरियड। तो कुछ जगहों को उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कि वहाँ की ब्यूटी, वहाँ पे जो तरह तरह के टेम्पल्स हैं। चोलास वर ग्रेट टेम्पल बिल्डर्स थे, उनको ना बहुत ही शौक भी था, उन्हें बहुत पसंद था, तो उन्होंने बहुत टेम्पल्स बनवाए। फेमस बृहदेश्वर टेम्पल था तंजौर में, जो बिल्ट हुआ था 11th सेंचुरी में राजा राजा फर्स्ट ने। वो डेडिकेट था लॉर्ड शिव को। बहुत से टेम्पल्स बने द्रविडियन स्टाइल में। चोलास ने इनकरेज करते थे क्राफ्ट्समैन को कि वो इमेजेस बनाया करे भगवान की, पत्थर में भी और मेटल में भी, ब्रॉन्ज को यूज करते स्पेशली। और सबसे रिनोन ब्रॉन्ज इमेजेस इस पीरियड की थी ऑफ नटराज की, डांसिंग शिवा की। अब इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्पल्स। टेम्पल्स की इंपॉर्टेंस क्या थी? टेम्पल्स वर नॉट मेरली प्लेसेस ऑफ वर्शिप ही नहीं मानते थे, बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो टेम्पल के अंदर ही होती थी। प्रीस्ट टॉट संस्कृत, यहाँ पर संस्कृत पढ़ाया करते थे। टेम्पल कोर्टयार्ड्स बिकेम मीटिंग प्लेसेस, वो होती थी लोगों के लिए कि वो अपने इंपॉर्टेंट मैटर्स को वहां पर डिस्कस करें। फेस्टिवल्स और फेयर्स भी ऑर्गेनाइज होते थे टेम्पल्स के अंदर, क्योंकि टेम्पल्स इतने बड़े होते थे, वहां पर मेला भी लग जाता था, वहां पर पूजा होती थी, मीटिंग्स होती थी। कार्नाटिक म्यूजिक एंड बहुत से डांस फॉर्म्स जो है साउथ के, पर्टिकुलरली भरतनाट्यम, वो ऑरिजिनेट हुए यहाँ पर। टेम्पल्स को मेंटेन करा था कैसे? डोनेशंस के थ्रू। जो रूलर्स रूल करते थे उनके पास जो डोनेशंस आई थी, रिच मर्चेंट्स जो डोनेशन करते थे। टेम्पल सर्व्ड एज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर मेनी पीपल, के लिए वो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था। What are the similarities between Chola administration and Panchayati Raj system? Now, let's do think and answer. Tag the correct circle in the OMR sheet. Dash was the prominence in North India and Deccan. Rajputa dynasty. Rajputa dynasty. सबसे powerful, the most powerful Chola ruler was Vijayalaya. The Vishyas were looked after by the Vishyapati. Tax-free land grants during the Chola period were known as Agrahara. Now let's do the fill in the blanks. Dash was the greatest ruler of Gurjara Pratiharas. Mihir Bhoja. Dash dynasty was founded by the Gopala, that is Pala dynasty. Dash struggle won to acquire Kannauj, tripartite. Famous Brihadareshwar temple was built by Cholas. Now let's do true and false. The Chauhans were vassals of Pratiharas. True. Al-Biruni accompanied Mahmud Ghazni during his invasion in India. True. The Pratihara power reached its zenith during the rule of Bhoja first. False. Prithviraj Chauhan defeated Muhammad Ghori in Second Battle of Tarain. False. Now let's do the identify the person. He was the great Persian scholar who wrote the book Kitabul Hind. Al-Biruni. He was victorious in the Second Battle of Tarain. Muhammad Ghori. He composed Prithviraj Raso, Chand, Vardai. He was a great ruler of Chauhan dynasty, Prithviraj Chauhan. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it and complete the exercises. We will meet in the next video. Bye-bye. Take care. Thank you.